नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति को लेकर। और आप समझ लीजिए जिस समय से उन्होंने वेनेजुएला पर कब्जा किया है उसके बाद वो अति उत्साहित नजर आ रहे हैं। इतना अति उत्साहित नजर आ रहे हैं कि कोलंबिया को उन्होंने बता दिया कि कोलंबिया से के राष्ट्रपति को कहा देख लो उधर से जो एशेज आ रही है, उधर से जो धुआं आ रहा है, जो खबर आ रही है उसको भी ध्यान में रखना। ईरान के विषय में उन्होंने बड़ी वार्ता कर दी। ईरान को लेकर उन्होंने कह दिया कि भाई ईरान के अंदर जो इंटरनल डिस्टर्बेंस चल रहा है उस डिस्टर्बेंस के लिए हम तैयार बैठे हुए हैं। ईरान के लोग अगर हमसे मदद मांगते हैं तो हम वहां जा सकते हैं। आप ये वैसा ही लग रहा है जैसा कि इराक के मामले में उस समय जॉर्ज बुश ने किया था। जॉर्ज बुश ने भी यही काम किया था। और अमेरिका लगातार, क्योंकि एनर्जी विश्व के लिए सबसे प्राथमिक स्थान रखता है, इसलिए एनर्जी के मामले में अमेरिका इस समय वो उन सभी कंट्रियों में कंसंट्रेट कर रहा है जिनके पास एनर्जी है, जिनके पास भूमिगत अंदर संरचना में उनके पास ऑयल है। चाहे वो ईरान हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो वेनेजुएला हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो इराक हो या कोई और कंट्री हो, जहां कहीं भी तेल है, जहां कहीं भी प्रीशियस मेटल्स हैं, अमेरिका का विचार यह है कि वो सारे प्रीशियस मेटल्स उनके हैं, वो सारे प्रीशियस मेटल्स उनके लिए बने हैं और वो सारे प्रीशियस मेटल्स उनको ही इस्तेमाल करने हैं। हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूं कि अमेरिका इस समय संसार के सबसे बड़े संकट में चल रहा है। और संसार के सबसे बड़े संकट मतलब अपने देश के सबसे बड़े संकट में चल रहा है वो तब से जब से वेनेजुएला ने अपने कुओं का राष्ट्रीयकरण किया है, अपने तेल का राष्ट्रीयकरण किया है। तो उसका नतीजा निकला कि 1835 से लेकर अभी तक, या मैं कहूं कि 1860 में और 1920 के दशक में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ। और 1835 से लेकर अभी तक, या फिर 1920 से जब से उसने इन्वेस्टमेंट किया है, पिछले 100 वर्षों में वेनेजुएला की इकोनॉमी अमेरिका इस्तेमाल कर रहा था। वेनेजुएला के अंदर जो जो भगवान ने या जो परमात्मा ने या उनके शब्दों में उनके परमेश्वर ने जो उनको खजाना दिया था उसका इस्तेमाल अमेरिका करता है। अब इन मामलों में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सऊदीया की बात करें, यूएई की बात करें, ये जो तेल एक्सप्लोरर कंट्री हैं इन पर भी अमेरिका का ही लगभग कब्जा है। तेल पर तो अमेरिका का कब्जा है ही। इन कंट्रियों में जो बड़े दुनिया भर के ये इस्लामिक जगत को दिखाते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई बात है तो वो ये है कि अमेरिकन इन्वेस्टमेंट से इन देशों के अंदर तेल निकाला जाता है और वो विश्व को सप्लाई किया जाता है। वो सब पर अमेरिका का प्रभुत्व है। आप मानकर चलिए 3 इंडस्ट्री बड़ी हैं जिन पर अमेरिका का प्रभुत्व है। पहली तो ऑयल इंडस्ट्री के ऊपर संसार भर में अमेरिका का प्रभुत्व है। दूसरा, डिफेंस इंडस्ट्री में भी संसार भर में उनके पास प्रभुत्व है। और आज की तारीख में जो नई सिस्टम, नई चीज है, वो है आईटी इंडस्ट्री। आईटी इंडस्ट्री में भी अमेरिका संसार भर में प्रिवेल करता है। भले ही भारतीय लोग ये कहते हो कि हम आईटी जानते हैं, लेकिन हमारे भारतीय लोग अमेरिका में जाकर सिर्फ नौकरी करते हैं, पेटेंट उनके पास होते हैं, कॉपीराइट सारे अमेरिका के पास रहते हैं। हमारे लोग केवल लेबर सप्लाई का काम करते हैं, हम स्किल्ड लेबर सप्लाई करते हैं। हमारे देश में भी आईटी इंडस्ट्री का वो हाल नहीं है जैसा कि होना चाहिए। भले ही स्किल्ड लोग भारत के ही हैं, चाहे वो नडेला भारत का हो, चाहे वो सुंदर पिचाई भारत का हो, या कोई और बड़ा नाम भारत से जाता हो, लेकिन इन तीनों इंडस्ट्री में जो आज की तारीख में 80% इकोनॉमी लेकर आते हैं, वो तीनों की तीनों इंडस्ट्री अमेरिका के पास है। अब आप सोचिए, इसके बावजूद अमेरिका $2 ट्रिलियन पर ईयर के हिसाब से घाटे में अपना बजट पास करता है। अमेरिकन कंपनियां तो बहुत पैदा करती हैं, सारे संसार में जाती हैं, सारे संसार में इन्वेस्टमेंट करती हैं, वहां से एक्सप्लोर करती हैं, लेकिन वो अपने देश में कहीं ऐसी सिचुएशन में है, वो अपने देश में कहीं ऐसी पोजीशन में है जहां पर वो मतलब घाटे में जा रहे हैं, सरकार घाटे में जा रही है। लेकिन उन्होंने डिफेंस इंडस्ट्री पर कब्जा करके रखा है। परिणाम यह है कि वो किसी भी देश पर कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। अब भारत को लेकर उनकी कंसर्न है। एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि विश्व में जितने भी देश हैं, विश्व में जितने भी देश हैं, जिसकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, अमेरिका उसका एक नेचुरल कॉम्पिटिटर बनता है। चाहे रशिया की बात करें, चाहे चाइना की बात करें, और अब भारत पार्टिकुलर कंसर्न का कंट्री वो लगातार कहते रहते हैं। वो अलग बात है कि भारत में इस समय प्रधानमंत्री कुछ इस प्रकार के हैं कि उनको कंट्रोल करना या उनको इन्फ्लुएंस में लेना या उन पर दबाव बनाना बड़ा कठिन काम है। और पिछले 10 वर्षों में भारत ने जिस प्रकार से अपनी डिफेंस इंडस्ट्री पर काम किया है, अपने परमाणु संयंत्रों पर जिस प्रकार से काम किया है, परमाणु संपन्नता पर जिस प्रकार से काम किया है, एयरफोर्स डिफेंस सिस्टम, एंटी डिफेंस सिस्टम, या छोटी मिसाइलें, बड़ी मिसाइलें, इसके अतिरिक्त सैटेलाइट इंडस्ट्री, स्टार वॉर्स, इन पर जिस प्रकार से भारत ने कंसंट्रेट करके काम किया है, वो अद्वितीय है, जो अमेरिका को परेशान कर सकता है। और
लेकिन भारत के बचाव का उपाय भी यही है, इसके अलावा कोई भारत के पास उपाय बचाव का है नहीं। ऐसी सभी परिस्थितियों में जब आप ये कहते हैं, तो ऐसी सभी परिस्थितियों में भारत की तरफ पर्टिकुलर कंसर्न होना स्वाभाविक है। जैसे ही अमेरिका ने वेनेजुएला पर कब्जा किया, हालांकि आज उन्होंने ये कहा, क्योंकि विश्व से बड़ा विरोध आया, यूएनओ से विरोध आया, तो उन्होंने कहा भाई हम उनकी सरकार डे टू डे नहीं चलाने वाले, हम केवल उनकी ऑयल इंडस्ट्री को चलाने वाले हैं। और अमेरिका का वहां कब्जा करना, मोटारों को गिरफ्तार करना, वो उसका मुख्य उद्देश्य ही यही था कि वो जो नेशनलाइजेशन अमेरिका के अगेंस्ट में चला गया वेनेजुएला का, वेनेजुएला में जो ऑयल इंडस्ट्री है उसका नेशनलाइजेशन जो अमेरिका के विरुद्ध चला जाता है, वो ऑयल इंडस्ट्री उनको चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही वहां पर लगाई थी 1920 में, उनके इन्वेस्टमेंट से ऑयल निकलना शुरू हुए थे। 100 वर्ष तक उन्होंने, लगभग 90 वर्षों तक उस पर कॉन्सेंट्रेट करके रखा और उसका सारा माल वो खाते रहे, और अचानक आपने बंद कर दिया, उनकी इकोनॉमी डाउन 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 और ऐसी डाउन होती चली जा रही है, वो परेशान है। ऐसी परिस्थिति में जब उन्होंने वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया, तो विश्व को उन्होंने संदेश देना शुरू कर दिया। उसमें भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री को भी उन्होंने मैसेज दे दिया, हालांकि बड़े पोलाइटली, बड़े तरीके से दिया। वो फ्लोरिडा से आ रहे थे, अब जो उनका एयरफोर्स वन विमान है उसमें आ रहे थे, उनके साथ उनके डिफेंस के लोग थे और बाकी लोग थे उनके यहाँ पर। तो वो एक इंटरव्यू टाइप का दे रहे थे कि भाई रशियन ऑयल का भारत को लेकर क्या है। तो वो इंटरव्यू देते समय कह रहे थे कि भाई उनके एम्बेसडर को, भारत के एम्बेसडर को बुलाकर बात करेगी, और वो तब तमाम तरीकों से ही अमेरिका को ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि रशियन ऑयल को पर निर्भरता हमने कम कर दी है, रशियन ऑयल पर हम ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं। फिर भी अगर यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध खत्म करना है तो उसके लिए रशिया का इकोनॉमिकली कमजोर होना आवश्यक है। लेकिन भारत जिस प्रकार से तेल खरीद रहा है, अपनी इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए तेल खरीद रहा है, उससे रशिया कहीं ना कहीं नीचे कहीं ना कहीं बढ़ता चला जा रहा है, और रशिया का बढ़ना यूक्रेन के लिए खतरे की बात है, विश्व के लिए खतरे की बात है। इसलिए ऑयल उनसे लेना भारत को बंद करना होगा। भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ इसीलिए लगाया गया था कि वो रशियन ऑयल खरीद रहे थे। इतने में डोनाल्ड ट्रंप पीछे से बोल पड़े, और डोनाल्ड ट्रंप ने पीछे से कहा कि भाई मोदी बहुत अच्छे गाय हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, वो मुझे खुश करना चाहते हैं, और मुझे खुश करना चाहिए। मतलब वो अच्छे व्यक्ति हैं, मेरे दोस्त हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे गाय हैं, ऐसा कुछ गाय 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 और बकरी की बात कर दी, मतलब वो गाय हैं। लेकिन गाय मतलब वो इंग्लिश वाला गाय समझिएगा, मैं तो इसमें एक उपहास कर रहा हूं कि वो गाय, उन्होंने कहा कि भाई ये अच्छे आदमी हैं, सब कुछ ठीक है, मेरे मित्र भी हैं, लेकिन मैं नाराज हूं, और ये उनको मालूम है कि मैं नाराज हूं। चूंकि उनको मालूम है कि मैं नाराज हूं, ये मुझे खुश करना उनका दायित्व बनता है, वो खुश करें मुझे। और खुश कैसे करेंगे, ये तो ये सब बात है। इतनी सी बाइट जो है वो मैसेज दे रही थी, जैसे उस समय ब्रिटेन कहीं जाता था कि भाई राजे महाराजे आ रहे हैं, क्वीन आ रही है, एलिजाबेथ आ रही है, पंचम छष्टम पता नहीं कौन आ रहा, इनको खुश करो। खुश करने के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ से एक चिट एक एक, एक जनगण मन लिख डाला, और वो गा दिया गया उनके सम्मान में। यहाँ आए हैं तो उनको हीरे जवाहरात से, कोहिनूर हीरा किसी ने दे दिया, किसी ने उनको हीरे जवाहरात से तोल दिया। उस समय मुसलमान जब संसार में कहीं जाते थे तो उनको भी ऐसे ही तोला जाता था। मतलब पुरानी, आज डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं, पुराने समय पर भाई राजा है तो वो सम्राट आ रहा है, विश्व का बड़ा सिकंदर आ रहा है, तो उसके पैरों में कुछ डाल दीजिए और उसको खुश करिए। इस प्रकार की भाषा डोनाल्ड ट्रंप ने बोलकर यह मैसेज देने की कोशिश की है कि देख लीजिए भारत, समझ लीजिए, आप मुझे खुश करिए। मोदी जी बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे वो हैं, बहुत अच्छी इकोनॉमी देखते हैं, टफ नेगोशिएटर हैं, सब बातें वो करते हैं। अभी सीधे खुलकर बोलने की स्थिति में नहीं है अमेरिका कि वो भारत के लिए सीधा बोल सके। वो अभी इस स्थिति में भी नहीं है कि भारत को वो सीधा हड़का सके। लेकिन इनडायरेक्ट वे में जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया है, वो उनका वेनेजुएला पर कब्जे के बाद का जो उत्साह है, वो उत्साह उनको इस स्थिति में लेकर आया है। मैं समझता हूं भारत के लिए ये अच्छा संकेत नहीं है, लेकिन चिंता की बात इसलिए नहीं करनी चाहिए कि मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री है जो जमीन की स्थिति को जानता है। मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री भारत को जो पूरे विश्व के साथ जोड़ना और कैसे हमको खेलना है, भारत को हाउ टू मेक इंडिया ग्रेट अगेन, ये मोदी जी जानते हैं। कैसे भारत को विश्व गुरु के पद पर बिठाना है और कैसे भारत में इन्वेस्टमेंट लाना है, भारत को समृद्ध करना है, और भारत को अपनी सुरक्षा की व्यवस्था कैसी करनी है, ये बात भी मोदी जी भली भांति जानते हैं। इसलिए अभी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अमेरिका के इंटेंशन, यूएसए के
इंटेंशन को समझना चाहिए। वो परमानेंट किसी के मित्र नहीं हो सकते और वो परमानेंट किसी के शत्रु नहीं हो सकते। अमेरिका का अपना स्वभाव ये है कि जो माल पैदा करेगा, जो माल देगा, जो उनके लिए खजाने खोलेगा, वो जहां से वेल्थ ड्रेन कर सकते हैं वो सारे लोगों को वो खुश रखेंगे, वो उनके मित्र हैं। सऊदी अरेबिया उनका मित्र इसलिए है क्योंकि उसने खजाने खोल रखे हैं, उसने अपना तेल खोल रखा है। यूएई उनका मित्र इसलिए है क्योंकि उन्होंने वो खोल रखा है। तो आप समझ लीजिए, वो नहीं खोलोगे तो वो इराक की तरह कर देंगे, नहीं खोलोगे तो वो ईरान पर टारगेट किए हुए, नहीं खोलोगे तो वेनेजुएला पर टारगेट किए हुए, नहीं अगर ट्रूडो समझ में आएगा, कनाडा समझ में आएगा तो कनाडा पर उनके दांत रखे हुए हैं। कुल मिलाकर अमेरिका सिर्फ एक चीज की भाषा समझता है, वो है इकोनॉमी। और वैसे ही लोग अमेरिका में जाकर बसते भी हैं और वैसे ही लोग जाकर उनके साथ कोलैबोरेट भी करते हैं। ऐसा मैं मानता हूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति को लेकर या अमेरिका के किसी राष्ट्रपति को लेकर किसी को भ्रम में नहीं रहना चाहिए। अमेरिका वो दुधारू तलवार है जो किसी भी साइड से हमला कर सकता है, किसी के लिए भी। लेकिन अमेरिका को संभालना, लड़ना नहीं, अमेरिका को संभालना भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है। भारत ही वो देश है जो अमेरिका को संभाल सकता है, और कैसे संभालेगा ये भविष्य तय करेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।